गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जाति पंचायत। जाति पंचायत समझने के लिए सबसे पहले आपको जाति और उसके विशेषताओं को जानना होगा। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं कि जाति क्या है और जाति की क्या विशेषताएं हैं, और इसको जानने के बाद आप जाति पंचायत की वीडियो आप देख सकते हैं। जाति समझने के बाद आपको पता चला होगा कि जाति एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। साथ ही साथ ये भारतीय समाज में इकोनॉमिक सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती थी, क्योंकि इसमें वर्ना सिस्टम के अनुसार जो हमारे कार्य होते थे कि हमें क्या करना है, वर्ना सिस्टम में सभी को वर्णों में बांट दिया गया था। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको पूजा पाठ का कार्य करना है, वेद पढ़ना है। कोई क्षत्रिय है तो उसको वॉर्स में जाना है। कोई वैश्य है तो उसको व्यापार करना है। कोई शूद्र है तो उसको कोई किसान का काम करना है, या फिर कोई दस्तकारी करना है। और इससे भी बाहर एक ग्रुप था जिसको कि अस्पृश्य बोला जाता है, जिसके साथ लोग टच भी नहीं होना चाहते थे। उदाहरण के लिए जो चमड़े का काम करते हैं या फिर सफाई का काम करते हैं, उनको उस वर्ण व्यवस्था के बाहर ही रखा गया था। लेकिन जाति का भारतीय समाज में एक और भी पक्ष है, वो है राजनैतिक पक्ष। जो जाति है वो एक राजनैतिक इकाई के रूप में भारतीय समाज में बहुत सालों से कार्य करता आ रहा है। आज हम अगर अभी तो आज़ादी के बाद बहुत सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे रूल्स बनाए हैं, तो उसके कारण हमें क्या है, अभी आज़ादी है, कोई भी कार्य करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन हम अपने मर्ज़ी से चुन सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज जब हमारे पेरेंट्स ही बोलते हैं बच्चों को अगर डॉक्टर बनने का मन है या राइटर बनने का मन है, और अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, तो बच्चे सफोकेटेड फील करते हैं कि हमें अपने पसंद का कार्य करने के लिए या करियर चुनने का मौका क्यों नहीं दे रहे हमारे पेरेंट्स। लेकिन उस ज़माने में सोचिए, जब समाज ही प्रतिबंध लगाता था, आपका धर्म ही प्रतिबंध लगाता था कि आपको जो आपके पिता रोजगार कर रहे हैं उसी रोजगार को आपको भी करना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यही करते थे। अगर किन्हीं को अच्छा काम मिला तो उनके लिए अच्छा था, लेकिन अगर किसी को बुरा काम मिला, काम तो खैर काम होता है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि किसी को गंदगी साफ़ करने का काम दिया गया है, तो उसके लाइफ का स्कोप आप आज तो समझ ही सकते हैं कि उसके लाइफ का स्कोप क्या ही ख़त्म हो जाता होगा कि सिर्फ अब ज़िंदगी सफाई करके गुजारनी है। और अगर आपने जजमानी व्यवस्था का वीडियो देखा है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो कितना एक्सप्लॉइटिव होता था, क्योंकि आपको वेतन, कोई भी फिक्स्ड वेतन नहीं दिया जाता था। आप कल के लिए कुछ बचा नहीं सकते थे। आपका लाइफ सिक्योर नहीं होता था, कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होती थी। इसी तरह से जो जाति है भारतीय समाज में कई सारे रोल्स को प्ले करता था। मतलब भारतीय समाज पूरी तरह से जाति के बंधन में हर पर्सपेक्टिव, हर पक्ष से वो बंधा हुआ था, क्योंकि जाति तो जन्म के साथ ही जुड़ी होती है, और एक सांस्कृतिक पक्ष भी पर भी ये बहुत ज़्यादा पकड़ बना चुका था। ये धर्म से जुड़ा था, आपके हर चीज़ से जुड़ा था, तो आप इससे कभी निकल नहीं सकते थे। तो राजनीतिक स्तर पर भी जाति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आज भी हम देख सकते हैं कि राजनीति का और जाति का बहुत ही गहरा संबंध है। तो पहले तो और भी होगा, जब जाति व्यवस्था से ही हमारा समाज चलता था। आज लोकतंत्र है तो जाति इतना महत्व रखती है इलेक्शंस में, तो उस समय तो लोकतंत्र भी नहीं था। तो चलिए हम समझते हैं जाति पंचायत क्या होती है। जैसा कि मजुमदार और मदन कहते हैं, उनकी किताब थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें उन्होंने ये बात कही थी। वो कहते थे कि राज्य एक समिति है जिसके पास एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपने सदस्यों को दंड देने की शक्ति होती है अथवा शक्ति के उपयोग का अधिकार होता है।
मजुमदार और मदन ने ये बात एक राज्य यानी स्टेट के बारे में बोला था। तो जो हमारे सोशलॉजिस्ट हैं वो जाति पंचायत को भी इससे रिलेट करते हैं और वो बोलते हैं कि जाति पंचायत भी एक ऐसी ही शक्तिशाली इकाई है, मतलब राज्य के बराबर की इकाई है, जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहारों को निर्धारित करती है तथा जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार से दंडित करती है। तो इस स्टेटमेंट से ऐसा पता चलता है कि जैसे कि जो जाति पंचायत है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कार्यों को एक साथ पूरा करती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका मतलब जुडिशियल। तो इन दोनों के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में भी आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है, लेकिन जो जाति पंचायत ये दोनों का कार्य करती थी। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जाति जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और जाति पंचायत अपना एक विशेष स्थान हर गांव में रखता है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे जाति पंचायतें होती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप खाप पंचायत का नाम सुना होगा। तो वो अपना अगर कुछ भी कोई गलत करता है उनके एरिया में, उनके गांव में, तो जब खाप पंचायत बैठती है तो वो पनिश करने का अधिकार रखती हैं और लोग उस पनिशमेंट को मानते भी हैं। हालांकि कुछ ऐसे घटनाएं सामने उभर कर आई हैं पिछले 10 सालों में, जिससे कि खाप पंचायत के बारे में लोगों ने जाना और समझा। और लोकतंत्र में खाप पंचायत बिल्कुल इलीगल संस्था है। लोकतंत्र में न्याय करना किसका कार्य होता है? लोकतंत्र में आपके पास कोर्ट है, जज हैं, वकील हैं, पुलिस है। एक संवैधानिक रूप से आप न्याय प्रक्रिया, अगर आपको न्याय चाहिए तो आप अपील कर सकते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में आपको न्याय मिलेगा। कोई भी पंचायत अगर ये सारी चीज़ें करती है तो फिर उसके विरोध में कोई भी अपील कर सकता है। वो जो है वो लीगल तरीका नहीं है किसी को भी पनिश करने का। तो जाति पंचायतें अभी भी क्यों एग्जिस्ट करती हैं कहीं कहीं, या फिर जब पहले वो चलती थी तो क्यों चलती थी? तो जाति पंचायत का एक उद्देश्य होता है कि अपनी ही जाति के सदस्यों में जाति के नियमों के अनुसार कार्य करने की भावना को मजबूत बनाना, कास्ट सॉलिडारिटी को बढ़ाना। और जाति पंचायत का प्रभाव केवल हिंदू तक में सीमित नहीं है। जाति पंचायत सिख, जैन और भी कई सारे ऐसी समुदाय हैं जिनमें जाति पंचायत देखने को मिलता है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल से पहले तक जाति पंचायत जैसी कोई संस्था नहीं थी और इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं माना जाता है। मध्यकाल से जातिगत नियमों में बहुत कठोरता आ जाने के कारण ऐसे संगठनों की आवश्यकता महसूस हुई थी, इसीलिए इसे बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जातिगत नियमों को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण बना सकें। अभी भी लोकतंत्र में भी वे गांव जहां प्रशासनिक व्यवस्था कमज़ोर है वहाँ पर स्थानीय स्तर पे क्या होता है, जाति पंचायत अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करती है। और इनमें क्या होता है, ऐसे संगठनों के जो प्रमुख होते हैं उनको मुखिया या चौधरी, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बोली जा सकती हैं। उत्तर भारत में मुखिया या चौधरी ऐसे विशेष टर्म से या शब्दावली से इनको बोला जाता है और इनको समाज में एक बहुत ही अहम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बीच में ऐसा भी हुआ था कि इस पद को मुखिया या चौधरी, जो भी जाति पंचायत के जो प्रमुख होते थे, उसके पद को हेरिडेटरी बना दिया गया, मतलब आनुवांशिक, यानी कि पिता है तो बेटा हो जाएगा, फिर उसका बेटा हो जाएगा। जहाँ भी जाति पंचायतें होती हैं वहाँ पे बहुत ही कठोरता पूर्वक इनके निर्णयों का पालन किया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जाति पंचायत के विरोध में नहीं जाना चाहता है, जहाँ पर भी जाति पंचायतें काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि उनको फिर जाति से बाहर निकलने का डर होता है। अगर जाति पंचायत के विरोध में कार्य किया जाता था तो क्या किया जाता था, उसको गांव से ही बाहर निकाल दिया जाता था। उसके घर में कोई खाने पीने नहीं जाता था, कोई उसके घर में विवाह नहीं करता था। तो अगर आप जाति से ही बाहर हो जाएंगे, जो कि समाज का एक बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है, तो फिर आप समाज में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। आपके पास कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं होगा, आपका कोई संबंधी नहीं होगा, आपके घर में कोई विवाह नहीं करना चाहेंगे, कोई आना नहीं चाहेंगे, ना आपको बुलाएंगे। तो फिर इन सब डर से लोग क्या होते थे, जाति पंचायत का जो निर्णय होता था उसको पूरा करते थे और उसको मानते थे, और कोई भी जाति पंचायत के विरोध में जाने की कल्पना भी नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जातीय कचहरियों की स्थापना भी कर दी थी और राजनीतिक स्तर पर मान्यता भी उसे प्रदान कर दी थी। नर्मदेश्वर प्रसाद की एक पुस्तक है जाति व्यवस्था। इसमें ये लिखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जातीय कचहरियाँ जो बनाई, इसके फलस्वरूप प्रत्येक उपजाति की अपनी अपनी जाति पंचायतें बनना शुरू हो गई थीं। इन्हें शासन की ओर से हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने का भी पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। ब्रिटिश काल में फिर क्या हुआ, न्याय व्यवस्था नए तरीके स्थापित किया गया, कोर्ट बनाया गया, पुलिस की व्यवस्था की गई, जिसके कारण जो जाति पंचायतें हैं वे फिर कमज़ोर पड़ने लगी। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण ये कमज़ोर तो पड़ी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ नगरीकरण ज़्यादा नहीं हुआ है, जहाँ औद्योगिकीकरण नहीं है, जहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है या फिर सोशल रिलेशंस है वो कास्ट बेसिस पे ही चलते हैं, वहाँ पे जाति पंचायतें जो थी वो बहुत ही अहम भूमिका निभा रही थी आज़ादी के बाद भी। जो जाति पंचायत थी वो कई तरीके के कार्यों का निर्वहन करती थी, जैसे कि सामाजिक काम, जैसे कि अगर कोई भी ग्रामीण परंपरा है या सामाजिक मूल्य हैं तो उसको सुरक्षित रखना, या फिर कोई भी सामाजिक नियम कानून है उसको बनाना, नीति निर्धारित करना, संस्कारों नियमों को बनाना, व्यवहारों को निर्धारित करना, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको सुलझाना, ये सारे कार्य, ये सामाजिक कार्य जो है वो जाति पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में निभा रही थी। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण काम था वो था धार्मिक कार्य, जैसे कि गाँव के मंदिर में पूजा करवाना, कोई भी फेस्टिवल होता है उसकी तैयारी करना, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को बचाकर रखना। तीसरा इनका जो महत्वपूर्ण काम था वो था सुधारात्मक कार्य, यानी कि रिफॉर्मेटिव फंक्शंस। जो जाति पंचायतें होती थी वे अपने सदस्यों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे सुधार करने वाले कार्य करती थी, जैसे कि मेडिसिन के लिए मेडिकल शॉप्स खोलना, या फिर छात्रावास खोलना, या ऋण की व्यवस्था करना, अपंग लोगों के लिए कार्य करना, छात्रों के लिए कार्य करना, अगर कोई महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए कोई काम करना। स्पेशली उस टाइम पे विधवाओं का बहुत ज़्यादा हमारे समाज में होती थी, क्योंकि बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, तो विधवाओं के लिए वे कार्य करते थे। चौथा जो उनका महत्वपूर्ण कार्य था वो था राजनैतिक कार्य। कोई भी राजनैतिक दल का निर्माण करना, तो ये जाति बेसिस पे ही होता था, अभी हमने डिस्कस किया। और भी इसके कई काम थे, जैसे कि कोई भी प्रतियोगिता करवाना, या गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, या फिर इस तरह के जो भी कार्य होते थे वो जाति पंचायत के अंदर ही किए जाते थे।
जाति पंचायत एक और महत्वपूर्ण कार्य करती थी, वो है दंड व्यवस्था का ये व्यवस्था करती थी। तो दंड व्यवस्था ये जब बनाती थी तो ये किस प्रकार का दंड देती थी। तो सबसे पहले तो समझना है कि ये फिक्स करती थी कि क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। मतलब कि अपराध के क्षेत्रों को ये तय करती थी कि क्या अपराध कहलाएगा और क्या नहीं, ये जाति पंचायत ही तय करती थी। जैसे अभी वर्तमान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं कि क्या सही काम है और क्या गलत काम है। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है कि ये कोई गलत काम नहीं है। हालांकि जो हमारे सरकार है वो इसको प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि भी देती है, लेकिन जो जाति पंचायत होती थी वो कभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं करती थी। उनके नज़र में ये अपराध होता था। तो वो अपराध को 2 श्रेणियों में बांटती थी, सामान्य अपराध और दूसरा गंभीर अपराध। सामान्य अपराध के लिए कॉमन पनिशमेंट दिया जाता था, गंभीर अपराध के लिए बड़ा पनिशमेंट दिया जाता था। इसके बाद होता था दूसरा जो वो कार्य करती थी, अपराध निर्धारण की प्रक्रिया को भी वो डिसाइड करती थी कि किस तरीके से जो अगर कोई अपराधी होगा तो उसको दंड देने की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे कि सबसे पहले किसी भी मामले की अगर सुनवाई करनी है तो सभी जाति के सदस्यों को एक स्थान पर बुलाया जाता था। इसके बाद क्या होता था, जाति पंचायत के जो मुखिया जो होते थे वे अभियुक्त पर लगाए गए अभियोग की जानकारी सभी को देते थे। फिर क्या होता था, अभियुक्त सभी के समक्ष शपथ ले करके गांव के देवता को भी साक्षी मान करके आरोप के संबंध में अपना पक्ष स्थापित करता था। जैसे वर्तमान में जो जज कार्य करता है, जैसे अगर किसी को अभी भी कोई समस्या होती है तो कैसे वो दायर करता है, वैसे ही यहाँ पर भी जाति पंचायत में भी यही चीज़ें होती थी मुखिया के समक्ष। अत्यधिक गंभीर अपराध अगर पाया जाता था तो फिर उसी के अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जाता था, जो कि जाति पंचायतें ही तय करती थी कि अगर सामान्य अपराध है तो उसके लिए सामान्य पनिशमेंट, और अगर गंभीर अपराध है तो उसके लिए गंभीर पनिशमेंट। कहीं कहीं ऐसा भी था कि मतलब आपको अभियुक्त को परीक्षा देनी होती थी, जैसे कि गरम तेल में उंगली डालना या फिर आग पर चल करके अपना कि आप दोषी नहीं हैं, खुद को निर्दोष साबित करना है तो आप आग पर चलिए। ठीक है, इस तरह से भी कई मतलब ये सब कुछ बहुत ही अनसाइंटिफिक होता था, और लेकिन लोग मानते थे, मान्यता थी। फिर इसके बाद जो जाति पंचायत थी वो तीसरा जो कार्य करती थी, दंड के स्वरूप को वो तय करती थी कि मतलब कौन कौन से दंड दिए जाएंगे। तो पहला जो दंड दिया जाता था वो होता था जाति बहिष्कार। मतलब जाति से उनको बाहर कर दिया जाता था कि उनका मतलब हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। उनके यहाँ कोई नहीं खाएगा, वो किसी के यहाँ नहीं खाएंगे, कोई इनविटेशन नहीं, कोई उनके यहाँ आना जाना नहीं। दूसरा होता था जाति भोज। मतलब कि अगर किसी को पनिशमेंट दिया गया जाति बहिष्कार का, अगर उसको पुनः जाति में, अगर उसका पनिशमेंट का टाइम ख़त्म हो गया तो अब उसको अगर पुनः जाति के अंदर प्रवेश करना है, जाति के लोगों के साथ मेलजोल करना है, तो उसको एक जाति भोज देना होगा, और उस भोज के बाद ही वो फिर से जाति में शामिल हो पाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ पनिशमेंट ही होता था। इसको पूरा करने के बाद ही वो ख़त्म होता था उसका दंड। तीसरा जो तरीका होता था पनिशमेंट देने का वो होता था धार्मिक प्रायश्चित। मतलब कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम कर दिया इनके नज़र में, तो फिर उनको वो लोग बोलते थे कि आप किसी धार्मिक या फिर पवित्र स्थान का आप यात्रा करके आइए, और उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, उन्हें खुद ही कलेक्ट करने होते थे मेहनत करके या भीख मांग करके, जैसे भी।
तो उनको खुद से पैसा कलेक्ट करके और कोई भी तीर्थ यात्रा करके अपने पापों को धोना होता था। चौथा जो पनिशमेंट होता था वो होता था आर्थिक दंड। जब किसी को पैसे के रूप में दंड लगाया जाता था पैसे का, तो वो आर्थिक दंड होता था और उस पैसे को लेकर के या तो उसको किसी जन कल्याण में लगाया जाता था या फिर गांव में जाति के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता था। पांचवा जो दंड देने का तरीका था वो था शारीरिक दंड। तो शारीरिक दंड में शरीर को क्षति पहुंचाई जाती थी। कई बार अगर किसी को आर्थिक दंड दिया गया और उसके पास पैसे नहीं है तो वो भी शारीरिक दंड चूज़ करता था कि मतलब आर्थिक दंड की भरपाई हम नहीं कर सकते हैं तो शारीरिक दंड ही दे दिया जाए। और कई शारीरिक दंड इतने ज़्यादा कठोर होते थे कि बहुत ज़्यादा ही कष्टदायक होते थे। जैसा कि पहले ही बोला कि जो ट्रायल का ही प्रक्रिया इतना कष्टदायक था, जिसमें जैसे गरम तेल में उंगली डालना या फिर आग पर चलना, तो आप समझ सकते हैं कि पनिशमेंट कितना ज़्यादा हार्श होता होगा। हालांकि अब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अगर किसी गांव में अगर एकदम एक्सट्रीम रिमोट एरिया है तभी वहाँ जाति पंचायत है वो अभी चल रहा होगा। ऐसे डॉक्टर जो मजुमदार और मदन एन मजुमदार कहते हैं कि भारत में न्यायालय की स्थापना से स्थानीय सत्ता का महत्व समाप्त हो गया। इसके स्थान पर सभी विवादों के लिए न्यायालय की शरण ली जाने लगी। तो अभी क्या है, अभी जो लोग गरीब हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, अभी भी कई गांवों में क्या होता है ना कि पंचायत के द्वारा ही वो लोग समझौता करा लेते हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं है या फिर धन नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसीलिए। हालांकि अब तो जो भारतीय समाज है यहाँ इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, सभी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, तो सभी चीज़ें जल्दी प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ही कुछ स्टेट है वहाँ पे जहाँ खाप पंचायत चलता है, वो लोग पनिशमेंट के तौर पे जैसे इंटरकास्ट मैरिज अगर कर लिया उनके बच्चों ने तो खाप पंचायत उन्हें मतलब फांसी की सज़ा भी सुना देते हैं और दे भी देते हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, उसके बाद से ये चीज़ें नोटिस में आने लगी थी। तो मीडिया है, आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सारी चीज़ें क्या होती हैं जल्दी से आ जाती हैं लोगों की नज़रों में। तो अभी उतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जब होता है तब नज़रों में आ जाती हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई गरीब इंसान है, किसी के घर में चोरी हो गया या फिर घरेलू झगड़ा हो गया, मारपीट हो रहा है, किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, तो जो चीज़ें हैं कभी कभी पंचायत लेवल पे इसको या जाति पंचायत लेवल पे इसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। तुरंत अभी भी लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि कोर्ट का दरवाज़ा जो है सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। जब भी इंसान का आँख खुले या जब भी जागरूकता है लोग वहाँ जा सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जाति पंचायत की संरचना क्या होती थी। तो शाब्दिक रूप से पंचायत का अर्थ होता है पांच व्यक्तियों का संगठन, लेकिन व्यवहारिक रूप से जाति पंचायत एक सामाजिक और न्यायिक संगठन था जिसके सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी। किसी स्थान पर एक जाति के सदस्यों की संख्या के अनुसार ही जाति पंचायत के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित होती थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसकी संरचना का जो पार्ट है वो है जाति पंचायत के अधिकार और कर्तव्य लिखित ही नहीं होते थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, लेकिन इनके क्या होते थे, जो अधिकार और कर्तव्य लिखित नहीं होते थे, बल्कि इसका निर्धारण परंपरा के अनुसार होता था। सब कुछ वहाँ ओरल होता था।
जाति पंचायत के कार्य क्षेत्र में वे सभी कार्य आ जाते थे जिनका संबंध किसी जातीय समूह की एकता, अपवित्रता, जातीय स्थिति और धार्मिक क्रियाओं से होता था। वो सभी का जो निर्णय है, विवाद है, सब कुछ ये डील करते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जाति पंचायत एक स्थानीय संगठन होता था। कोई भी जाति पंचायत अपने क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने गांव से दूर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगे तो भी जाति पंचायत को उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता था। मतलब बच ही नहीं सकते हैं जाति पंचायत से। चौथा जो इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है परंपरागत रूप से जाति पंचायत का भी एक मुखिया तथा एक कार्यकारिणी होती थी। गांव में एक जाति के सभी लोग अपनी जाति पंचायत के समान सदस्य होते थे। सामान्य सदस्यों का कार्य अपनी जाति के सदस्यों के कार्य की जानकारी रखना तथा किसी भी निर्णय को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जाति पंचायत के मुखिया को सहयोग देना होता था। तो मेंबर्स तो सभी होते थे और सभी को अपना अपना कार्य करना होता था, जैसे कि सब सदस्यों की जानकारी रखना। अगर कोई गलत कर रहा है तो जाकर के उसको मुखिया को सूचना देना। ये सब कुछ क्यों था? कंट्रोल बनाने के लिए, वर्चस्व बनाने के लिए। जाति पंचायत की बैठकें कब होती थी? जब एक जाति पंचायत का कोई सदस्य अपने लिए निर्धारित किसी काम की नियम की अवहेलना करता था। कोई भी क्राइम की जैसे ही सूचना मिलती थी वैसे ही जाति पंचायत की बैठक बुलाई जाती थी। लेकिन जाति पंचायत अपने किसी भी नियम के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर स्वयं भी किसी सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम होता था। यह इसका पांचवा स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैठकें कब होती थी। तो जब भी वो चाहे, अगर पब्लिक करवाना चाहता था तो वो भी करवा सकता था, या फिर अगर मुखिया करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते थे। अब जो जाति पंचायत के स्ट्रक्चर का जो छठा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जाति पंचायत की जो कार्यकारिणी के सदस्य होते थे वे उसी जाति के सम्मानित और प्रभावपूर्ण व्यक्ति होते थे, या फिर बनने के बाद वे प्रभावपूर्ण बन जाते थे। तो जो भी सदस्य होते थे कार्यकारिणी के, मतलब जो नियम बनाते थे या फिर उसको एग्जीक्यूट करते थे, वो बहुत ही रेप्यूटेड माने जाते थे उस समाज में। और इसके सदस्य जो बनते थे वो किसी विशेष आयु और किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग होते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए जो ज़्यादा उम्र के लोग हो गए उनको ज़्यादा बनाया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें जो भी कार्य होता था वो परंपरा के अनुसार होता था, इसीलिए इसमें जो ज़्यादा आयु के लोग हो गए उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। जो इसका सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जाति पंचायत की कार्यवाही जो है वो सार्वजनिक रूप से होती थी। सभी लोग आते थे और सबके सामने उनको उनका जो ट्रायल है वो सबके सामने चलता था। और जो जाति पंचायत है अपने सामान्य सदस्यों की राय के आधार पर निर्णय देती थी। जाति पंचायत अभी कम हुआ है। क्यों कम हुआ हमने अभी डिस्कस किया, जैसे कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण हुआ। दूसरा है कि जाति पंचायतों की स्वेच्छाचारिता, मतलब कि ऑटोक्रेसी ऑफ कास्ट पंचायत, अपनी मनमर्जी करते थे। इसीलिए जैसे अब किसी को भी जाति से बाहर निकाल देंगे या मृत्यु दंड दे देंगे तो ये तो दिक्कत है ना। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था या स्थापना, हमारे यहाँ क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में अब न्याय व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। औद्योगिकीकरण, अब क्या है,
लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, नए रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई, और ये तो पूरा जाति पे ही बेस्ड था, जाति पंचायत, इसीलिए अभी कमज़ोर पड़ गई। फिर अगला रीज़न है विस्तृत संबंधों में वृद्धि। मतलब अब हमारे जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गए हैं। अब जैसे इंटरनेट का ज़माना है तो अब फैमिली में ही देख सकते हैं, कोई बेटा अगर फैमिली अगर दिल्ली में रह रहा है तो उनका कोई बेटा विदेश में रहता है, कोई साउथ इंडिया में रहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में नौकरी करता है। तो फिर अब फैमिली ही एक्सटेंडेड हो गई है, तो उनके जो रिलेशंस हैं वो भी अब बिल्कुल वाइड हो गया है। अब लोगों में क्या है, कास्ट सॉलिडारिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। साथ ही साथ जो उनका रहने का स्थान है वो भी, उसमें भी परिवर्तन आया। पहले क्या होता था, जाति बेस्ड ही लोग घर बनाते थे, टोला होता था, कोई मुसहर टोला है, कोई भूमियार टोला, कोई राजपूत टोला, इस तरह से कास्ट के नाम पे ही कई टोला का नाम रख दिया जाता था। तो अब कास्ट वाइज लोग रह भी नहीं रहे। एक अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स हैं, उसमें कई जाति के लोग रहते हैं, तो जाति पंचायत चलना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन गांवों में जहाँ पे लोग रहते हैं अभी भी जाति आधारित कॉलोनीज़ में या टोला में, तो वहाँ पे जो जाति पंचायत है वो एक्टिव रहती है। अगला जो पॉइंट है वो ये तो हो गया जाति का जब महत्व अभी कम हो रहा है नगरीकरण के कारण। फिर अगला जो है सामाजिक चेतना। अब जो है सामाजिक चेतना का विस्तार किया जा रहा है। अब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर सीख रहे हैं। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है वो है कि राजनीति में भी कई तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ कि अब जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो भी पॉलिटिकल पावर है स्टेट का, सेंटर का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसी एक आदमी के हाथ में पूरी सत्ता नहीं होगी। लोकल लेवल्स पे भी लोगों को पॉलिटिकल पावर दिया गया। तो उसके कारण मतलब एकदम अब जैसे कि पंचायत का इलेक्शन है, अब गांव-गांव में भी लोग जान रहे हैं कि हाँ कानून है, सरकार क्या होती है, सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो अब लोग जान रहे हैं कि क्या है। हालांकि उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं यह तो रिसर्च का विषय है, लेकिन अब लोग जान रहे हैं। बहुत पिछड़ी जातियां या बहुत पिछड़ा क्षेत्र होगा वही नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अधिकतर लोग अब जान रहे हैं। एकदम रिमोट एरियाज़ में ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन नॉर्मली लोग अब जान रहे हैं। गाँवों में और शहरों में तो लोग जानते ही हैं। तो आज ये जो टॉपिक है जाति व्यवस्था, और हमने इसमें डिस्कस किया जाति पंचायत, कास्ट पंचायत। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं तो जैसे कि पूछा जा सकता है कि ग्रामीण भारत में जाति के बदलते हुए स्वरूप की विवेचना कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि क्या गांवों में जाति पंचायतें विघटन की प्रक्रिया में हैं, उनके कारण को बताइए। या फिर सिंपल वे में पूछा जा सकता है जाति पंचायतों के विघटन के क्या कारण हैं। विघटन मतलब डिसइंटीग्रेशन, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कास्ट पंचायत, ये पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति पंचायतों की क्या संरचना है, उनके क्या कार्य हैं। होप कि आपको ये जाति पंचायत के ऊपर ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।